सईद पे पाबंदी का ताल्लुक है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो स्टेट ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया है। डॉन लीग का जो मसला है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में उसका जो रिजल्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लेके आएगी। हम किसी से जंग नहीं चाहते, मगर अमन की इस ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। दो तीन खबरें हैं आज के प्रोग्राम के लिए। एक तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हाफिज़ सईद जिनको गुज़श्ता रोज़ नज़रबंद किया गया और 7 और ऑर्डर्स भी आए जिसमें फलाह इंसानियत फाउंडेशन जमातुल दावा उस हवाले से स्टेट ने क्या इक़दाम करने हैं उनकी भी तफसील हमारे सामने आ गई। तो आज DGISPR ने उसकी वजाहत कर दी। उन्होंने कहा कि ये स्टेट का डिसीजन है, इसका मतलब है कि फ़ौज और हुकूमत दोनों ने ये फ़ैसला लिया और नेशनल इंटरेस्ट भी उन्होंने कहा कि इसमें शामिल है। तो उनको क्वालिफाई भी कर दिया कि कौमी मफाद के अंदर ये फ़ैसला लिया गया। क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, क्या उसके असरात हो सकते हैं, इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरा, इंडिया की तरफ से जो धमकियां आ रही थी बार बार, उसके हवाले से भी एक जवाब था कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है उनका, या जो दूसरे आप धमकी में बयान दे रहे हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से कोई फॉर्मल अभी जवाब उनको गया नहीं था। उनके आर्मी चीफ का भी बयान आ रहा था, उनके वज़रा के भी बयान आ रहे थे। तो आज हमारा जवाब ये था कि आप कोल्ड स्टार्ट ले आएँ या कोई और ले आएँ, हम भी तैयार हैं, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वो भी जवाब ठीक था। न्यूज़ लीक्स के हवाले से एक ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी है जिसके ऊपर आज तवक्को थी कि शायद कुछ फ़ौज की जानिब से जवाब आएगा, क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा गया था कि ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हुई है। ये ख़ुद उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था कि ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है ये जो खबर छप गई। तो उस ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर फॉलोअप में कुछ तफसील भी तो आनी चाहिए थी। तो उसके ऊपर आज उनका जनरल आसिफ का मौक़िफ़ ये था कि इसके ऊपर हुकूमत जो है ख़ुद से ऐलान करेगी आइंदा चंद रोज़ में। तो तवक्को रखनी चाहिए कि इसके ऊपर भी कुछ जो इक़दामात हुकूमत ने लिए हैं कि वो ख़बर लीक कैसे हुई, क्योंकि अभी तक मेरा तासुर ये है और मैंने जिन लोगों से बात की इस तासुर को और तक़वियत मिलती है कि परवेज़ रशीद को कुर्बानी का बकरा बनाकर उस सारी खबर को गोलमोल करके कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। परवेज़ रशीद साहब के ऊपर इब्तदाई इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने ख़बर रुकवाने के लिए इक़दाम नहीं किए। ये इल्ज़ाम नहीं था कि उन्होंने ख़बर लीक कर दी है। ख़बर अगर 5 बंदों की बड़ी क्लासीफाइड मीटिंग थी, वो ब्रीच था या नहीं था? एक ब्रीच ज़रूर था कि इतनी क्लासीफाइड मीटिंग की डिटेल पब्लिक किसी ने की, जो प्राइम मिनिस्टर हों या आर्मी चीफ हों या DGISI हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, फॉरेन मिनिस्टर हों, ये 5-6 बंदों की गैदरिंग बैठ के कौमी मुफाद में अगर कोई फ़ैसला कर रही है, उस बंद कमरे की वो ख़बर लीक हुई है तो वो यकीनन एक ब्रीच था। तो उसकी तफसील मालूम होनी चाहिए कि उस बंद कमरे से ख़बर बाहर कैसे आई। पनामा की इंक्वायरी, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के वकील ने आज ये भी मान लिया कि 93 से हसन और हुसैन उन्हीं अपार्टमेंट्स में क़याम पजीर हैं, लेकिन वो बज़िद हैं कि 2006 से शरीफ फैमिली की मलकियत में आए। मैंने कल भी बताया था कि नेस्कॉल की एक पूरी फ़ाइल है जो मुझे पढ़ने का मौका मिला। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ICIJ ने रिलीज़ की और कुछ वो हैं जो अभी रिलीज़ नहीं किए। उस फ़ाइल के अंदर आपको बेशुमार जगहों के ऊपर मिनर्वा का और मरियम सफ़दर के हवाले तो मिल जाएंगे। उस पूरी फ़ाइल के अंदर काफ़ी सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल फ़ाइल है। कहीं पे भी किसी कतरी का, किसी हमद बिन जासिम का कोई तज़किरा नहीं पूरी फ़ाइल के अंदर। तो ये कहना और इसको साबित करना शायद प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होगा, क्योंकि अब अपार्टमेंट्स भी मान ली हैं, पैसा आया गया कहाँ से उसकी एक ख़तों के ज़रिए तो तफसील मान रहे हैं, कोई बैंकिंग ट्रेल नहीं है। और उन फ्लैट्स के अंदर अपना क़याम भी 93 से मान रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि ख़रीदे 2006 में। उसको भी साबित करना जब तक बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना हो काफ़ी मुश्किल आएगा। एक लास्टली एक जो छोटी ख़बर एक और है जिसको हमने आज ज़रूर डिस्कस करना है, वो है उबर और क्रीम टैक्सी सर्विस पाकिस्तान में ये शुरू हुई थी 2। ये आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। बड़े शहरों में ये चल रही हैं और कामयाबी से लोगों को सहूलत भी दे रही हैं। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रात इसके ऊपर एक एक्शन लिया कि इन लोगों ने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह ये जो टैक्सेस देने थे वो तो दिए नहीं, और इससे सिक्योरिटी हैज़र्ड भी है कि ये कैसे लोगों को बिठा लेते हैं और टैक्सी कौन सी है और उसका ड्राइवर कौन सा उसका तो पता ही नहीं चलता। तो दोनों जगहों पे पहले पंजाब में शुरू हुआ, फिर सिंध ने भी इसको फॉलो किया और कहा कि हम ये सर्विस बंद कर रहे हैं। फिर शोर मचा तो कहा नहीं अभी इसको टाइम दे रहे हैं। क्या हुआ इसके अंदर, क्योंकि अच्छे तरीके से नहीं ये मामला हैंडल किया गया, मिसमैनेज किया गया, कुछ उसमें इल्म की भी कमी थी। किस तरीके से इस इशू को जो व्हाट्सएप के ऊपर
या अपनी मोबाइल सर्विसेज के ऊपर आप बैठ के मैनेज कर रहे हैं, कैसे हुकूमत को इसको मैनेज करना है, उसमें भी नज़र आया कि शायद प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। जिस तरीके से हुक्मनामा जारी हो गया कि सारा कुछ बंद कर दो, तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे शुक्र हैं आज के प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और शाजिया मरी साहब आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। शाह साहब, पहले अगर हम उस वाले इशू से स्टार्ट कर लें जो गुज़श्ता रात का एक्शन था कि हाफिज़ सईद साहब की डिटेंशन, ये मुतालबा इंडिया का भी बड़ी देर से था, अमेरिका की जानब से अब हाल में आना शुरू हो गया था क्योंकि इंडिया और अमेरिका बहुत करीब आ गए आपस में। पाकिस्तान ने एक इलेक्शन लिया, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि जो ऐलान हुआ है वो तो ये है कि एक स्टेट का डिसीजन है और नेशनल इंटरेस्ट पे लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये पहली मर्तबा तो तकाज़ा नहीं किया गया, बारहा ये तकाज़ा माजी में भी होता रहा, और माजी में मौक़िफ़ ये रहा कि देखिए हम क्या करें, अदालतें हैं, अदालतें ख़ुद मुख्तार हैं, हमने गिरफ़्तार किया, अदालत ने आज़ाद कर दिया। अब भी यकीनन मुझे यकीन है कि हाफिज़ सईद अदालत से रुजू करेंगे और अपनी बेल के लिए या आज़ादी के लिए जस्तजू तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे। हुकूमत का क्या रवैया होता है वो आपके सामने आ जाएगा, अदालत क्या फ़ैसला करती है, माजी से हट के क्या करती है वो भी सामने आ जाएगा। नई अमरीकी इंतज़ामिया आने के बाद कुछ हमारे ऊपर कुछ चेंज आई है। देखिए, अब यही तो समझाने वाली बात है, लोगों को कायल करना चाहिए कि उन्होंने अगर किया। देखिए, अगर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके मुल्क का तकाज़ा है, तो उसके लोगों की बात वज़न मंतक में आती है बात। लेकिन ये अगर बाहर तासुर चला गया कि ये जो नई इंतज़ामिया की वजह से या हिंदुस्तान के प्रेशर की वजह से आपने किया है, तो वो उसका एक नेगेटिव फॉल आउट भी आएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कोई सहूलत दी जाए, बिल्कुल नहीं। हमने दुनिया में रहना है, हम दुनिया से लाताल्लुक़ नहीं हो सकते। जिनको अक़वाम मुत्तहिदा ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जिन पर कदगन लगी है, हम दुनिया से अलग थलग नहीं हो सकते, हमें उनका एहतराम करना है। लेकिन काश ये चीज़ें हम अपने मफाद में अज खुद करें। अच्छा, यहाँ और सवाल पैदा होता है शाजिया बीबी, आपसे पूछूंगा कि जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया उसके बाद चौधरी निसार के ऊपर सवालात उठ गए कि आपके तो वो साथ खड़े फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं, तो आपका नेशनल एक्शन प्लान कहाँ गया? तो उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत अगर ये इकदाम खुद हुकूमत वक्त या स्टेट कह लें फ़ौज भी मिल के साथ कर लेती, तो आज हमें ये सवाल ना उठाना पड़ता कि अमेरिका से डर के किया या इंडिया के दबाव के ऊपर किया। शुक्रिया नदीम साहब, मैंने बल्कि नेशनल एक्शन प्लान ही यहाँ पर लिखा था जब बादशाह साहब कह रहे थे, इसी इशू को एक्सप्लेन कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल अपनी तरजीहात हमारी क्या हैं, आप पर कोई उंगली क्यों उठाता है, उसका जवाब क्यों बनता है, आपने क्या किया, मतलब कोई और आपको क्यों कहे डू मोर। आप अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए खुद कुछ क्यों नहीं करते? क्या पाकिस्तान में कम आवाज़ें उठती रही हैं कि यहाँ एक्सट्रीमिज़म बढ़ता जा रहा है, यहाँ हेट स्पीच बढ़ती जा रही है, और तस्वीर जिनका आपने जिक्र किया, जिनको फिर इंटीरियर मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए जस्टिफाई करते रहे, बताते रहे कि मेरे इल्म में नहीं था, वो आ गए, अब उनके ऑफिस में आ गए, उनके साथ तस्वीर खिंच गई, वो सोशल मीडिया, आप टेक्नोलॉजी की करामात जानते हैं, वो चीज़ें बाहर आ गई। और जिस तरह की उन्होंने जस्टिफिकेशंस दी, मैं नहीं समझती कि उससे कौम मुतमईन हुई। कम अज़ कम वो इस कौम का हिस्सा जो चाहता है कि इस मुल्क में एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो। आपने बयानिए की भी बात सुनी होगी, क्या हमने अपना बयानिया बना लिया? क्या हमने वाक़तन नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात मनोअन इम्प्लीमेंट करा लिए? लेकिन यहाँ तो आपको तो ठीक है, डबल स्टैंडर्ड नजर नहीं आएगा कि आपके फेडरल कैपिटल के अंदर वही बैंड आउटफिट्स के लोग बैठ के जलसा करके चले जाएं और उसमें हाफिज साहब भी शामिल हों, बाकी लोग जिनको आपने 4th शेड्यूल में डाला है वो भी शामिल हों, और आप गए, मुझे तो पता नहीं चला। सड़कों पे अगर ये लोग देखेंगे जिनको आपने खुद बैन करार दिया है, स्केड्यूल 1 हो, स्केड्यूल 4 हो, आपने खुद उनको वहां पर जो है इनलिस्ट किया है, अगर ये लोग सड़कों पर नजर आएंगे, पहले आप कहते हैं कि जी नेशनल एक्शन प्लान है, सड़कों पे नहीं, आपके फेडरल कैबिनेट की मेन शाहराहों पर, ठीक है, चले और वजाहत कर याद है ना, किसी गांव कस्बे में हो, ये तो वफाक के अंदर, बिल्कुल आपके कैपिटल की मेन रोड्स शाहराहों पर जलसे इवेंट्स करते हुए नजर आएंगे, आप उससे कतई ताल्लुक नहीं दिखा सकते हैं। और फिर यकीनी तौर पर अगर कोई उंगली उठाता है, सवाल करता है, आप अपनी कौम का प्रेशर नहीं लेते,
हम बाहर का प्रेशर लेते हैं, एंड दैट इज वेरी सैड। एक और यहाँ सवाल है शाह साहब, जो हाफिज साहब हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर बेस है पंजाब के अंदर, और उन पे इल्ज़ाम ये नहीं है हाफिज सईद के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर किसी टेररिज्म के वाक़े में हिस्सा लिया। ये जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी फेवर में लोग जितने भी आर्ग्यू करने वाले हैं वो कहते हैं इंडिया में कर रहे थे, लेकिन उनका जो पावर बेस है पंजाब में वो कोई ऐसा नहीं है छोटा सा, कोई 300 बंदों का उनके पास फॉलोइंग नहीं है, मे बी फ्यू थाउजेंड। मैनेज करने के लिए भी आपको स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा। देखिए उनका एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका पंजाब में एक बेस भी है और उनकी फॉलोइंग भी है। और आज मैं खुद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी जो कश्मीर के हवाले से थी 5 फरवरी के हवाले से, तो उसमें ये हादसा कल के रात का जो वाक़या हुआ और जो गिरफ़्तारी हुई वो ज़ेर बहस आई। और मैं सुन रहा था, गुफ्तगू सुन रहा था कि वहाँ जितनी बहुत सी जमातें, ख़ासतौर पे दीनी जमातें जो वहाँ थीं, वो इसकी मज़म्मत कर रही थीं, और उनका हवाला यही था कि क्या आपने इस हुकूमत ने ये ट्रंप के कहने पे किया है, क्या हिंदुस्तान की धमकियों पे किया है जी। और यही वो लाइन ले रहे थे कि उसने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँचाया है। उस आर्गूमेंट से आप एग्री करें नहीं, लेकिन आप एग्री नहीं कर सकते ना जी। अगर आपके मुल्क से यहाँ कोई भी ऐसा इवेंट एक्सपोर्ट होता है तो अल्टीमेटली आप उसका विक्टिम बनते हैं। आज की ब्रीफिंग में भी उसका थोड़ा जिक्र आया था शाह साहब ने। मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अगर आप ऐसी चीज करते हैं यहाँ से अगर टेरर एक्सपोर्ट होगा जी तो आपको फेस करना पड़ेगा। ये आर्गुमेंट इसमें दूसरा है ही कोई नहीं। मैं अर्ज करूँ उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते और वो आप पर बोझ आएगा, पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये डिस्कनेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। क्या हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं इस फैसले को? JUI है, मैं उनको बुलाना चाह रहा था, आज वो आए नहीं है। JUI इसको सपोर्ट करेगी क्योंकि वो हुकूमत के सबसे करीबी अलाई हैं इस वक्त, उनको एक पोजीशन लेनी चाहिए। जमात इस्लामी क्या करेगी? आपके भी इत्तेहादी हैं, नून लीग के भी इत्तेहादी हैं, वो दोनों तरफ पाँव रखते हैं। जमात इस्लामी तो मैं समझता हूँ मजम्मत करेगी, और JUI भी मजम्मत करेगी, समीउल हक साहब भी मजम्मत करेंगे, एजाजुल हक साहब भी मजम्मत करेंगे। समीउल हक साहब तो वैसे भी DPC का हिस्सा है। शाजिया, आपकी जमात की क्या पोजीशन होगी? देखिए, हमारी बड़ी क्लियर पोजीशन रही है। हम इस चीज़ से कभी भी मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं कि अगर इस तरह की जिस तरह बातें हो रही हैं कि मजम्मत हुई है किसी की हाउस अरेस्ट की या डिटेंशन की। देखिए, अगर हमें इस मुल्क में, ठीक है, हम भी किसी चीज़ में माजी में कुछ किरदार अदा करते रहे हैं और ऐसी गलतियां हमने की हैं जिसका अजाला हम भुगत रहे हैं और हमारी जनरेशन्स भुगत रही हैं और मुस्तकिल भुगतते जा रहे हैं। आज जो ब्रीफिंग हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, मेरे ख्याल उसमें जो एक उन्होंने बात कही है वो यही है कि हम अपने मुल्क से ऐसा कोई कदम जो है नहीं उठाने देंगे या ऐसी किसी चीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देंगे जिससे कि किसी और मुल्क को तकलीफ पहुंचती है। जनरल आसिफ के जो लफ्ज़ थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन को हम किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये क्वेश्चन मार्क दुनिया हम पर क्यों उठाए? हिंदुस्तान को ये मौका क्यों मिले जब हम अपने हजारों लोग कुर्बान कर चुके हैं, सिविलियंस हो या हमारे मिलिट्री के लोग हों, सोल्जर्स हों, जब हम इतनी कुर्बानी दे चुके हैं, हमारे बच्चे कुर्बानी दे चुके, फिर भी हम पर ये सवाल इंडिया से जो स्वामी असीम आनंद थे एक साहब जिन्होंने कन्फेस किया था कि समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग में वो इन्वॉल्व है, फिर इसी तरीके से उनके कर्नल पुरोहित थे जो पकड़े गए, इंडिया ने उनको बेल आउट करके क्लीन चिट दे दी। इंटरेस्टिंग बात हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात बताओ, देखिए मैंने एक फोरम पे ये वाली बात, हमारा एक डायलॉग था बिटवीन, नो जस्टिफिकेशन के यहाँ से ही होने दें, यहाँ जरूर रोकें, लेकिन अपना सवाल भी अपने बंदों का पूछें। हम अपने घर को क्लीन करें, ये हमारा फरीजा है, हमारा फर्ज है। तो ये बात मैंने उनसे कही कि आप जो पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते हैं, देखिए हम अपने बात करते हैं फोरम्स पे तो वी आर पाकिस्तानीज और हमें आगे अपना जो बात करनी होती है हमें भी वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो हिंदुस्तान वायलेशंस कर रहा है। तो हमने बात की, बल्कि मैंने पूछा कि ये जो समझौता एक्सप्रेस का मामला था और जब इस पर कन्फेशन आई तो वो कहने लगे कि जी आप ये हॉकिश स्टेटमेंट है। मैं कहा ये हॉकिश स्टेटमेंट नहीं है, ये रियल स्टेटमेंट है। 50 पाकिस्तान जिंदा जलाए गए थे। तो मैं वही बता रही हूँ ना कि हम कुछ कहें तो वो उनके लिए नाजायज लगता है, लेकिन वो हमें
कोई भी इल्जाम दे, गलत सही, मैं दोनों उस पे कह रही हूँ, सही तो वहां होता है ना जहां हम खुद अपने काम पर इम्प्लीमेंट नहीं शाह साहब, करते। ये तो हमारी फिर हुकूमत की भी कमजोरी है ना जी। बिल्कुल देखिए, अपना इशू आप उठाए ना। मलिक साहब, बात ये पहली बात तो ये है ना, आपने कहा कि हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इंश्योर करना चाहिए जी, इसमें नहीं, कमजोरी पर होनी ये नहीं हमारी चाहिए। ये हमारी बिल्कुल अपने लिए। ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी रही है, आज से नहीं कई सालों से है ये, कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ये बारहा कहते रहे, लेकिन अफगानिस्तान भी उस पर उंगली उठाता रहा और हिंदुस्तान भी उस पर उंगली उठाता रहा, यानी कि सवालिया निशान लगाता रहा। हम कहते रहे लेकिन हमारी बात को तस्लीम वो नहीं करते थे। अब भी अभी भी नहीं तस्लीम करते, अभी भी नहीं लेकिन करते। टीटीपी की लीडरशिप उधर बैठी हो तो वो ठीक है। अगर उनका कोई बंदा बॉर्डर की तरफ आ जाए तो फिर पाकिस्तान टेररिस्ट है, टेररिज्म में हेल्प कर रहा है। डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं। एक तरफ वो हमें कहते हैं कि जहाँ हमारी जो सेंचुरीज हैं उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन जो सेंचुरीज वहाँ बनी हुई हैं अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में, उनको साफ कौन करेगा? ठीक है, हिंदुस्तान हमसे तकाजे करता है, लेकिन हिंदुस्तान खुद जो डबल स्टैंडर्ड का शिकार है, उसके बारे में भी तो हमें सवाल करना है ना, और हमें करना चाहिए। देखिए, दहशतगर्दी का मुकाबला हमने करना है और हमें सबको करना चाहिए, तो उसके लिए एक रीजनल अप्रोच दरकार है। सिर्फ पाकिस्तान तनहा नहीं कर सकता, हिंदुस्तान को भी तावन करना होगा, अफगानिस्तान को भी तावन करना होगा। हमसे तकाजे कर रहे हैं तो हम पर हमारे जो जो हमारी तरफ ऑब्लिगेशन उनकी आती है उनको भी निभाना होगा। दो तरफा होगा ना, एक तरफा तो नहीं शाह हो साहब, सकता। लेकिन एक जो कमज़ोरी है हमारे अंदर, वो आपसे भी और आपसे भी पूछूंगा। जब आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद इतना पूरी कौम ने आपको एक कॉन्फिडेंस दिया था कि जाइए एक्ट करिए इन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उस वक्त आपको एक एक्ट कर लेना चाहिए था। बाद में कोई दूसरा आपकी तरफ उंगली उठा के नहीं कहता कि जाओ इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम करो। मैं आपको पहले मैंने आगाज़ ही में ये कहा कि जब आप अपने मफाद को सामने रखते हुए अपनी एक स्टेटेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए कदम उठाएंगे, तो उससे आपकी इज्जत में इजाफा भी होगा और उससे पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगी। जब आपको ये तासुर मिलेगा, एक परसेप्शन बनेगा कि आपने बाहर के दबाव के तहत किया है, तो पब्लिक सपोर्ट में कमी आएगी। क्या आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर कमजोरी है, खामी नदीर है? साहब, आपकी बात देखिए, एपीएस का एक बहुत बड़ा वाकया, दर्दनाक अफसोसनाक वाकया पेश आया। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल फ्रंट पर एक यूनिटी का समा लगा। बेशक अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे हैं, हम किस तरह काम करते हैं वो हमारी पार्टी के अपने अपने तरीक़ेकार पर डिपेंड करता है, लेकिन बावजूद तमाम इख्तलाफात के जमातों ने मिल बैठकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, इस मुल्क में अमन के लिए ये माना कि हम जो अच्छी बात होगी उसे तस्लीम करेंगे और जो लाएमल तैयार करें हम साथ हैं। लेकिन वही आप वाली बात कि बड़ा अच्छा नक्शा भी तैयार हो गया, हमने 20 नुकात भी बना लिए और हमने ये तहैया भी कर लिया। वज़ीर आज़म साहब ने आके टेलीविज़न पर ख़िताब भी कर लिया। हमने कहा जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें। देखिए, हम अपोजिशन मेंबर्स हैं, असेंबली में कोशिश ये करते हैं कि फिर भी तामीरी जो कंट्रीब्यूशन है वो करें, लेकिन आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब का रोल हमेशा एक बहुत बड़े सवाल के पीछे जो है वो छुपा रहा है। आपको प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन करना चाहिए, टीम लीडर वो देखिए, है। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर असेंबली तशरीफ लाएंगे और जिस तरीके में जमहूरियत की पार्लियामेंट्स में होता है, जमहूरी मुआशरों में, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आप रिपोर्ट में बता दें 2016 में 3 कैबिनेट मीटिंग हुई है। 3 कैबिनेट मीटिंग हुई है। आप सीसीआई के तो छोड़ ही दें, जो 52 होनी चाहिए थी। कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान का नेशनल इकोनॉमिक प्लान और बजट इंग्लिस्तान में पास हुआ हो? ये भी तो हुआ है ना पिछले बरस। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। उमर सैफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, और उमर सैफ साहब से हम पूछेंगे कि उमर साहब ये बता दीजिए कि बड़ा आपने खुशियां मनाई थी कि पाकिस्तान में ये कंपनीज आ गई हैं जो नेट पे बैठ के आप गाड़ी मंगवाएं और जहां जाना हो अपने घर बुलवाएं और चले जाएं। बड़ा अच्छा मॉडर्न तरीका है, पूरी दुनिया में चल रही है, पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो गया। आज आपको उसमें सिक्योरिटी थ्रेट भी लगा, ये भी लगा कि वो रजिस्टर्ड नहीं हुई। ये सारा काम तो उस वक्त करना चाहिए था जब ये सारा आप स्टार्ट कर रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये अदारे आ रहे हैं। जी, थैंक यू नदीम फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। एक्चुअली इसके दो हिस्से हैं, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस इन ग्रेट डिटेल।
एक तो हम बहुत एफर्ट से इन कंपनीज़ को पाकिस्तान में लेके आए। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। ऊबर, करीम या एयरबीएनबी तो नहीं, अगर एयरबीएनबी जैसी कंपनी से दो तीन बहुत बड़े बड़े फ़वाइद हैं। एक तो ये कि इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, वो अपनी गाड़ियों से अपने लिए कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। इससे जो रक्षा ड्राइवर्स हैं, आपको सिक्योरिटी थ्रेट क्यों लगा? ये जो पंजाब का मैंने वो लेटर पढ़ा, उसके अंदर एक तो टैक्सेशन वाला हिस्सा है, लेकिन वो दूसरा हिस्सा ये है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकती हैं। Right. So let me explain. There are actually three aspects to this. There is a taxation issue, there is a regulation issue, and then there is a security issue. But let me first explain that these are great, actually these are great business models that do benefit Pakistan. इससे लोगों को employment generate होती है, सड़क पे ट्रैफिक कम होती है, जो जैसे रिक्शा ड्राइवर्स एटसेट्रा फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं, और इनफैक्ट इससे लॉ एंड ऑर्डर में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि जो लोग भी इन टैक्सीज़ के ऊपर सफ़र कर रहे हैं वो अपने फ़ोन से, स्मार्टफोन से, अपने सिम से कनेक्टेड स्मार्टफोन से सफ़र करते हैं, तो हमें हर वक्त पता चलता रहता है कि कौन इन टैक्सीज़ में सफ़र करें। ये भी कोऑर्डिनेशन अब इन कंपनीज़ के प्लेटफॉर्म से हो रही है। ऑन द फ्लिप साइड ये है कि ये कंपनीज़ क्योंकि एक कारोबार हैं, सो दे नीड टू बी रेगुलेटेड, टैक्सड एंड मॉनिटर्ड बिकॉज देयर बिजनेसेस लीगल एंटिटीज़ हैं। ये ठीक बात है कि लीगल एंटिटी में ये कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज ऑफ दिस न्यू बिजनेस मॉडल कि कुछ इंडिपेंडेंट गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, तो वो तो इंडिपेंडेंट सिटीजन्स हैं, लेकिन वो एक कारोबार का हिस्सा है जो कि एक लीगल एंटिटी है, ऊबर है या करीम है या एयरबीएनबी एटसेट्रा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ एक्चुअली डेवलप न्यू टैक्सेशन रजीम एंड अ न्यू रेगुलेशन रजीम, जिसके थ्रू ये जो नए बिजनेस मॉडल्स हैं जिसमें उनके अपने एसेट्स तो नहीं है, अपनी सर्विसेज तो नहीं है, लेकिन एक नेटवर्क ऑफ सर्विसेज है जिसमें लोग अपनी गाड़ियां या अपने घरों के कमरे एटसेट्रा इस सर्विस लेकिन में उमर साहब, जिस वक्त ये उबर और करीम वगैरह पाकिस्तान में ये सर्विस लॉन्च कर रहे थे, ये टैक्सेशन मॉडल तो हमें उस दिन लाना चाहिए था ना। हमें पता है कि ये ऐप के ऊपर बैठ के गाड़ी बुक होगी, कोई प्राइवेट ड्राइवर गाड़ी लेकर आएगा और इनको ले जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए था। बंद करके एकदम से क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा करके फिर हम अगर आर्ग्यू करने बैठे तो अजीब सा नहीं लगेगा? नदीम, एक तो आई वांट टू क्लैरिफाई कि ये बंद नहीं हुई। So the government of Punjab has not issued a notification, a formal notification as yet to ban any service. So that has not happened. What has leaked is an internal government memo जिसके ऊपर government के अंदर conversation चल रही है on how to regulate, tax and monitor these new business models. ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए यूनिक नहीं है। जब ये पाकिस्तान आए तो there is a proposal that we put on the table that they also agreed to. अभी इस वक्त, for instance, Malaysia has just regulated this 2 weeks ago. Indonesia is a good model. Egypt came through with a good model. जो UAE की regulation बड़ी decent है, सऊदी अरेबिया की recent model है. So this is a new business model. इसको सारी दुनिया struggle कर रही है to try and understand and regulate it. It's not unique to Pakistan, but there is actually a proposal on the table. It has been since they arrived in Pakistan कि इसको किस तरह से regulate और tax करना है, और उस proposal के ऊपर discussion चल रही है. Just today मेरी ऊबर से, करीम से और भी इस तरह की कंपनी से कोई 10-15 बार गुफ्तगू हुई, डिफरेंट जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स, रेगुलेशन के, टैक्सेशन के, लॉ एंड ऑर्डर के, इन सब से गुफ्तगू चल रही। मुझे लगता है पंजाब इंशाल्लाह कमेटी बना के तो इसको फॉर्मली डिलिब्रेट करके एक पॉलिसी वज़ा करेंगे, टैक्सेशन की भी और रेगुलेशन की भी, जो फॉरवर्ड लुकिंग होगी, प्रोग्रेसिव होगी। इससे ये कंपनीज पनपेंगी भी, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और हमें रेवेन्यू कलेक्ट करने में मदद मिलेगी, टैक्स करने में मदद मिलेगी। और इंशाल्लाह आई थिंक अदर प्रोविंसेस। ये बता दें कि कितने लोग हैं जो इस वक्त ये जो कंपनी है इसके साथ एसोसिएटेड है, और कितने लोग हैं जो इन सर्विसेज से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं? इनकी एक्चुअल गाड़ियां कितनी हैं जो चल रही हैं, और कितने लोग इस पर ट्रैवल कर रहे हैं? मेरी खबर है सर, मेरी जो खबर है वो ये कि तकरीबन सर मेरी ये खबर है कि 20,000 गाड़ियां उबर और करीम और बाकी टैक्सी सर्विसेज जो इस तरह की उनको मिलाकर हैं, अबाउट 20,000 व्हीकल्स, ये दिन में तकरीबन 60 से 80,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट करती हैं। सो दैट्स द टिपिकल आउटले ऑफ दिस। इट्स अर्ली डेज, थोड़ा भी ये बिजनेस मॉडल वज़ा हो रहा है, एंड दिस इज देयर फॉर द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस डिस्कशन कि इसको रेगुलेट और टैक्स किस तरह से करना है। उमर सैफ साहब, होप कि आप जल्दी इस मसले को सेटल कर लेंगे और गाड़ियों को अंदर डालने की बजाय इस मसले का जो भी रेगुलेटेड एक फ्रेमवर्क है इनसे जल्दी से एग्रीमेंट कर लेंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स। No, I actually think this is great. Pakistan will benefit from these business models. मैं तो खुद बड़ा पर्सनली ये हाईटेक एंटरप्रेन्योरशिप में इस तरह के मॉडल्स में बड़ा यकीन रखता हूँ, बड़ी एफर्ट करके इनको पाकिस्तान लाया गया है, और मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान को जनरली बहुत फ़ायदा भी होगा। इट इज़ अपॉन द गवर्नमेंट टू कम थ्रू विद नो वेरी प्रोग्रेसिव पॉलिसी एंड टैक्सेशन एंड रेगुलेशन रजीम, जिससे ये आई थिंक बोथ साइड्स ऑफ द स्क्वेयर आर इक्वली सेटिस्फाइड, एंड वंस वी डू इट तो आई थिंक अदर प्रोविंसेस विल इंशाल्लाह फॉलो सूट आल्सो।
उमर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। अब जो रह गया जी हमारा मेन टॉपिक जिसकी तरफ आना है, बिफोर यू सॉर्ट ऑफ रैप इट अप, मैं जरा सिंध का भी बता दूं कि मैंने भी ये जब चीज़ें आई तो आई वाज कंसर्न बिकॉज नॉट ओनली कि ये बिजनेसेस के लिए अच्छा है बल्कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी, लोगों के लिए रोज़गार भी होता है। अगर मुसाफत जो है वो ईजी हो रही है, टैक्सी या कम्यूटिंग के जो तरीक़ेकार हैं ऊबर और करीम और दीगर के, उसके ज़रिए तो लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी एक न्यू एज मॉडल है। मगर सिंध के अंदर भी ये इशू हुआ है कि जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस है विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली अ प्रोविंशियल टैक्स, उसके जो फ्रेमवर्क है वो उस हिसाब से मैकेनिज्म जो था उसमें कुछ कंफ्यूजन थी, इसीलिए नोटिस भी इशू किए गए। लेकिन कैटेगोरिकली ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर है उन्होंने ये फरमा दिया है कि जी कोई बैन नहीं है ऊबर करीम के। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी खबर ये थी कि जस्टिस अजमत शेख जो हैं उनको दिल का अर्जा है और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। लेकिन उसके साथ एक जुड़ी हुई खबर यह है कि पानामा पेपर्स, जिसको हम कई महीनों से रोज़ाना तवातर के साथ डिस्कस करते हैं, उसका जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच है उसके ये एक रुकन है, 5 रुकनी जो बेंच है उसमें से एक जस्टिस अजमत सईद हैं। तो ये खबर जो है बहुत बड़ी खबर है, अल्लाह उनको शिफा भी दे। शाह साहब बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बड़े ये बड़े बड़े अहम जज है और बड़ा आपके बेंच को भी धचका लगेगा। कल तो शायद हेयरिंग अब ना हो, खुदा करे उनको अल्लाह सेहत दे और अल्लाह करे वो सीरियस ना हो, जो कि अभी इत्तलात मिल रही है कि शायद इतना सीरियस नहीं है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, जो कि अच्छी खबर है। लेकिन फिर भी एक तशवीश तो पैदा हुई कि उनको तकलीफ़ हुई और केस बड़े अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, आप जैसे जानते हैं। तो देखिए कल क्या होता है। अब तो फाइनल स्टेजेस हैं शाजिया। जैसे ही ये अकरम शेख अपने राजा साहब अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जवाब सिर्फ देना पीछे को। आज की भी मेरे ख्याल है कि जो वहाँ पर सवालात किए गए हैं, जो कंसर्न्स थे बेंच की जानिब से और जिस तरह उन्हें एड्रेस किया गया वो खासा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा था। जो भी हम देख रहे थे, टिकर्स आ रहे थे या न्यूज़ मिल रही थी, तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से शाह साहब ने फरमाया कि ये फ़ाइनल मराहिल हैं और यकीनन लोगों की नज़रें हैं इस बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल पर, जिसे गो के पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो इनिशिएट नहीं किया है, इंटरनेशनल लेवल पर इनिशिएट हुआ है। तो इसमें पॉलिटिक्स का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये यकीनन अहम बात है कि एक अपॉर्चुनिटी है आज हमारे पास कि अगर इससे आगाज़ करके और एक मेकनिज़म मुस्तकिल यहाँ तैयार हो जाए तो पकड़ धकड़ अकाउंटेबिलिटी यकीनी हो सकती पाकिस्तान में। लेकिन उसमें फिर इदारों का रोल जो है वो बहुत अहम वो काम कर सकती है जो यहाँ से साल हर साल से पैसा उड़ता है और बाहर चला जाता है, उसका रास्ता रोका जा सकता है। ये काम सेंस ऑफ डेप्रिवेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है माशरे के अंदर। तो आई थिंक अगर वंस एंड फॉर ऑल अच्छा आ जाए। आज की कार्रवाई आप देखें ना, तो आज मुझे किसी हद तक मैं वहाँ मौजूद था, जज साहबान की मुझे कुछ फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दी। मिसाल के तौर पर वो पूछते थे कि भाई हम रिस्पोंडेंट नंबर 1 से जब रुजू करते हैं तो वो कहते मेरा तो इसे लेना देना ही नहीं। मियां साहब, नवाज शरीफ साहब जी, नवाज शरीफ, मेरा तो इससे ताल्लुक ही नहीं बनता सारे केस से। जब हम मरियम बीबी की तरफ जाते हैं और कहते हैं बेनिफिशियल ओनर कागजात के मुताबिक आँख हैं, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरा ताल्लुक ही नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूँ। फिर हम जब बच्चों से बात करते हैं वो कहते हैं हमें क्या मालूम, ये तो हमारे दादा की उनको सारे इल्म था और वो तो अब इस वक्त है नहीं, मौजूद नहीं है, दुनिया में है नहीं। तो वो कहते हैं कि फिर बताएं हम किससे पूछें, हमने सच्चाई की तरफ जाना है, पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, कोई बताने को तैयार नहीं है। आप दावे करते रहे कि सब कुछ आपके पास मौजूद है, पूरी दस्तावेजात मौजूद हैं, अब हम सवाल करते हैं तो आप आए बाएं शाए करते हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन दिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि मुसलसल जो इनके जज हैं, जो इनके वकला हैं, वो किसी न किसी बहाने वो मेंटेनेबिलिटी को क्वेश्चन भी करते हैं, मानते भी नहीं है, पब्लिकली मानते नहीं है। आज भी राजा साहब के जवाब में उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठाते हैं और कहते हैं नहीं हम तो अपने आप को एहतसाब के लिए तैयार हैं। फिर वो 184(3) की जुरिस्डिक्शन को क्वेश्चन भी करते हैं। अब अदालत के सामने पेश भी हैं और अदालत के दायरा अख्तियार को क्वेश्चन भी कर रहे हैं। देखिए, इससे उनकी घबराहट दिखाई देती है। और फिर अगली बात वो जो कहते हैं कि आपकी स्टेटमेंट्स देख लें,
आपका एक वकील कहता है कि ये सियासी बयान है, दूसरा वकील कहता है ये तो ब्रॉड ओवरव्यू है, और आज तीसरे ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हाँ उनकी स्टेटमेंट में इम्परफेक्शंस हैं। अब देखिए ना, ये राजा साहब ने कहा कि ये किसने कहा कि झूठ नहीं है, गलत बयानी हो सकती है। ये तो मतलब मैं कहने का, और फिर जो असल बात है वो शादियां नहीं आती। और बात बैंकिंग चैनल्स का सहारा जहां उनको सूट करता है, लोन लेना है और चीजें करनी है तो बैंकिंग चैनल्स अवेलेबल हो जाते हैं। जहां मनी ट्रेल की बात आती है वहां बैंकिंग चैनल अवेलेबल नहीं होता, वहां सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती है, पर्चियों के ऊपर। शायद इसमें सबसे अहम और बड़ा सवाल यही है कि दावा यही है कि हमने कर्ज लेकर सारा कुछ किया बैंक से, लेकिन जहां आप डिटेल्स मांगते हैं तो कहते हैं पर्चियों पे सारा कुछ हुआ। एक बुनियादी बात है जो आप बात कर रहे हैं, वो बहुत बुनियादी बात है। आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इन फ्लैट्स में वो एक अरसे से रह रहे हैं, लेकिन 93 से और फिर खरीदे गए हैं। 2005 का जिक्र किया जाता है, लेकिन कहीं भी कोई पेपर वर्क नहीं है। देखिए, आप एक गाड़ी भी खरीदते हैं ना, आप अपनी मेहनत की गाड़ी खरीदते हैं, 3 लाख की खरीदें, 4 लाख की खरीदें, मैं ऊपर की सीलिंग पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप इतनी की भी खरीदते हैं तो आप हर चीज़ का दस्तावेज रखते हैं, क्योंकि वो आपकी हार्ड अर्न मनी होती है। आपने इतना कुछ बना लिया, इतना कुछ खरीद लिया और उसके लिए रसीद नहीं है। हम तो एक कपड़ा भी ऐसा खरीद के बड़ी दुकान से लाते तो रसीद संभाल के रखते, कई बाज़ औक़ात दोबारा जाना पड़ता है बगैर रसीद के, रिटर्न पॉलिसी उनकी नहीं है। तो इनके पास इतना कुछ है और रसीद नहीं है। ये पाकिस्तान में अगर मैं कहूँगी कि कोई बहुत आला तालीम याफ्ता ना भी हो ना, एक सादे स्कूल का पढ़ा हो, वो भी तस्लीम नहीं करेगा। अच्छा, 2 इस वक्त कतरी के खाते हैं शादिया जी, एक कतरी 1 कतरी 2 कहा करें आप। एक लंदन से खाता है जो 93 में जब कंपनीज रजिस्टर हुई, उस वकील ने कहा कि पता नहीं किसने कराई थी लेकिन शरीफ नहीं था, मुझे याद पड़ता है। एक खत शाजी नकवी का आया है क्योंकि वो तौफीक केस में प्रॉपर्टीज अटैच हुई, उसने कहा मुझे याद पड़ता है कि ऐसे ही अटैच लिखा गया था, अटैच नहीं थी हुई। पैसे कहाँ से आए? सारे कतरी ने दिए। दुबई की प्रॉपर्टी बेची, दुबई की प्रॉपर्टी वाली फैक्ट्री को भी खरीद के जद्दा ले गए, अजीजिया में जाके लगा ली। अजीजिया के पैसे भी दिए कतरी ने, फ्लैटों के भी पैसे दिए कतरी ने। यही है ना, यही चीजें अब आप यही नरेट कर रहे हैं सारी, और तजादात जो इनके अपने आ रहे हैं इतने सारे। मेमोरी भी सिलेक्टिव है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस याद आ जाता है और कुछ चीजें याद नहीं आती, मेमोरी लॉस। ये भी सिलेक्टिव मेमोरी है उनकी। और फिर कमाल देखे ना, कहते हैं 13 साल से उन फ्लैट्स में रिहाइश पजीर हैं। 2006 और 93 के दरमियान का जो अरसा है ना, 13 साल का, उसमें भी रहे। 2006 के बाद तो 13 साल से एक जज, इफाजल जज ने कहा कि 13 साल से आप रह रहे हैं तो बहुत ही गहरा ताल्लुक होगा कि 13 साल उनने आपको ठहराया भी है और आप पूछते भी नहीं है, आपको तजस्सुस भी नहीं होता कि मालिक कौन है। वो आपके लिए खरीदो फरोख्त भी कर रहा है, वो आपके लिए इन्वेस्ट भी कर रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी भी बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो हुसैन से कहें, क्योंकि 2006 से तो वो मालिक मान रहे हैं ना अपने आप को, कि वो 93 से लेकर इसकी वो पूरा फाइल रजिस्टर जो है वो ला के अदालत के सामने पेश कर दें, क्योंकि इसकी कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं। आज कहा उन्हें कि अगर आपसे इतना वो तावन कर रहे हैं कतरी कि आपके कहने पे हर चौथे दिन एक एफिडेविट दे देते हैं, जहां कमजोरी नजर आई, जहां लुकूना नजर आया, कि नया एफिडेविट आ जाता है, तो उनसे पूरे इन फ्लैट्स की हिस्ट्री भी पूछ लो ना। वो तो नेट पे 13 से 96 में क्या पोजीशन थी, क्या था, कौन मालिक थे, कौन नहीं थे, उनसे पूरी ले लो। और एफिडेविट भी मैं कहूँगी भोंडा किस्म का, कि कोई सेंस हो ना, मतलब दादा जो हैं वो इन लोगों पे डिपेंड करते हैं, अपने पोते के साथ अगर कोई वो उसके लिए कुछ छोड़, अपने बेटों के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब आप कहाँ से ढूंढेंगे इसमें? तो मेरा ख्याल है हमारी अपनी जो ज़हनी तवाज़ुन है वो हिलना शुरू हो जाते हैं। या कतरी को पता है या पोते को पता है, फैमिली का बंटवारा या पोते को पता है, क्योंकि दादा ने बीच का कोई रास्ता, बीच के लोग छोड़ दिए थे। फैमिली का बंटवारा होता है 2007-9 में जी, और ये फ्लैट अगर 2006 में भी है तो फिर तो उस अरसे में तो मुश्तरका था ना सब कुछ। 2004 में मियाँ साहब की वफात हो गई। अच्छा, और हाँ मुश्तरका था ना सब कुछ, तो अगर मुश्तरका था और उनका इंतकाल हो गया तो फिर विरासत और शरण तकसीम होती है ना, तो फिर एक के पास कैसे चलेगी सब कुछ, और फिर एक पोते के पास कैसे चला गया, बाकी हकदार भी तो है ना। इट्स इम्पॉर्टेंट। ऑनरेबल जजेस ने आज ये भी कंसर्न रेज किया है कि आप बार बार ऐसे शख्स का जिक्र करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, तो आप मतलब आप ग्रेव्स की तरफ जा रहे हैं, आप कब्रों की तरफ जा रहे हैं। आप, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से ये उनसे क्वेश्चन किया था कि आप चाहते क्या हैं,
आप क्या चाहते हैं, आप उन लोगों का जिक्र करें जो दुनिया में नहीं है। तो मतलब ये एक्चुअली जजेस को भी जिस तरीके से शाह साहब ने फरमाया फ्रस्ट्रेशन होती है, आपके जवाबात जो हैं उसमें कोई सेंस नहीं बनता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट के केस में कितना दम है ये भी देखने की लेकिन ये टेस्ट केस है सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ मैं कहती हूँ हमारी कौम के लिए टेस्ट केस, मिसाल बनाना होगा इस केस को, सबके लिए एक टेस्ट केस है। और इसीलिए नजरें जो हैं वो लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। अब लेजिस्लेशन तो ये करने नहीं दी इन्होंने, हमें एक मैकेनिज्म तैयार करने देते तो वो भी एक अच्छी बेहतर चीज हो जाती, उसमें भी कमीशन कोर्ट ही बना रही थी। लेकिन अगर इस तरीके से भी कोई बेहतरी आ जाती है तो इट विल बी एग्जैक्टली। क्लोजिंग रिमार्क्स। क्लोजिंग रिमार्क तो मेरी है कि अल्लाह ताला आज़म सही साहब को सेहत दे, बेंच टूटने से बचा लिया अल्लाह बेंच ना टूटे और कि अलग से कहानी फिर ना शुरू करनी पड़ जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब, शाजिया मरी साहब और उमर साहब हमारे साथ है, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।